हेलो एवरीवन, दिस इज अंकिता। वी आर स्टार्टिंग दिस वीडियो फ्रॉम पार्ट टू है स्पेसिफिक रिलीफ्स के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं हम। ये चैप्टर 1 से शुरू हो रहा है। चैप्टर 1 में बात की जा रही है रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। फर्स्ट सेक्शन आता है हमारा सेक्शन 5। सेक्शन 5 में बात की जा रही है रिकवरिंग ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो कोई भी एक अगर इमूवेबल प्रॉपर्टी है, कोई भी एक स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी है, तो उसकी रिकवरी कैसे की जाएगी इसमें वो बता रहे हैं। इसमें कहा जा रहा है अ पर्सन एंटाइटल टू अ possession of a specific immovable property may recover it in the manner provided by the code of civil procedure। तो इसमें बेसिकली डिक्लेयर किया जा रहा है, या बताया जा रहा है कि अगर कोई भी व्यक्ति जो एंटाइटल्ड है किसी इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजेशन के लिए, तो वो रिकवर कर सकता है उसका पोजेशन अकॉर्डिंग टू द सीपीसी, जो मैनर प्रोवाइड किया हुआ है सीपीसी में उसके अकॉर्डिंग। अब बात होती है नेक्स्ट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन है हमारा सेक्शन 6। सेक्शन 6 में बात की जाती है सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो जो भी व्यक्ति डिस्पोजेस किया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी से, उसके बाद उसके द्वारा सूट फाइल किया जाएगा। कैसे क्या फाइल किया जाएगा उसके बारे में बता रहा है। तो इसमें फर्स्ट सबसेक्शन में कहा जा रहा है इफ़ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट्स। अगर किसी भी व्यक्ति को उसकी कंसेंट के बिना डिस्पोजेस किया जाता है इमूवेबल प्रॉपर्टी से, और जो उसको डिस्पोजेस किया जा रहा है उसमें लॉ की जो प्रोसेस है, लॉ की जो ड्यू कोर्स है, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है, लॉ को वायलेट करते हुए उसको डिस्पोजेस किया जा रहा है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है ही और एनी पर्सन, वो व्यक्ति या अगर उसका कोई डिपेंडेंट है, उसके साथ में कोई रह रहा है, कोई भी ऐसा व्यक्ति जो वहाँ पर रह रहा था उसके साथ में, ठीक है, वो व्यक्ति थ्रू whom he has been possessed और any person claiming through him, या उसके द्वारा उसके थ्रू कोई क्लेम कर रहा है उस पोजेशन को, वो व्यक्ति एक सूट फाइल कर सकता है रिकवर द पोजेशन को रिकवर करने के लिए। ठीक है, नॉटविथस्टैंडिंग एनी अदर टाइटल दैट मे बी सेट अप इन सच सूट। यहाँ ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पर टाइटल शो करना पड़ेगा कि आपके पास उस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का कोई टाइटल है या नहीं है। ठीक है, टाइटल बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। अब आता है सेकंड सबसेक्शन, जिसमें बात की जा रही है नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट। कोई भी सूट इस सेक्शन में लेकर के नहीं आ जाएगा। इस सेक्शन की कुछ लिमिटेशंस उसके बारे में बता रहे हैं। तो फर्स्ट इसमें क्लॉज है, क्या है, आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजिशन। तो जिस डेट से आपको वहाँ से उस प्रॉपर्टी से बेदखल किया गया है, उसके 6 महीनों तक इस सेक्शन के अंडर में आप सूट लेकर के आ सकते हो पोजेशन के लिए। ठीक है, 6 महीने अगर बीत गए हैं फिर भी आप सूट लेकर नहीं आए हो, तो आप फिर नहीं लेके आ सकते हो। अब आता है नेक्स्ट क्लॉज, अगेंस्ट द गवर्नमेंट। आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट में इस सेक्शन में लेकर नहीं आ सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है हमारा सबसेक्शन 3। सबसेक्शन 3 में बात की जा रही है नो अपील शैल लाई फ्रॉम द ऑर्डर और डिक्री पास्ड इन एनी सूट इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन, नॉर शैल एनी रिव्यू ऑफ एनी सच ऑर्डर और डिक्री हैज़ बीन अलाउड। तो इसमें कहा जा रहा है कोई भी अपील यहाँ पर लाई नहीं करेगी किसी भी ऐसे ऑर्डर से जो, या फिर डिक्री से जो कि पास किया गया है किसी भी सूट में जो कि इस सेक्शन में फाइल किया गया था, इस सेक्शन में इंस्टीट्यूट किया गया था। ठीक है, और कोई भी ऐसा ऑर्डर या डिक्री वहाँ पर रिव्यू के लिए भी अलाउ नहीं की जाएगी, क्योंकि ये जो सेक्शन है ये बहुत इमीडिएट रिलीफ के लिए यहाँ पर आता है। तो अगर आप अपील ये सारी चीज़ें अप्लाई कर दोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि जो इमीडिएट या जो अर्जेंट केस के लिए हम यहाँ पर आ रहे थे, हमारा वो पर्पस ही फेल हो जाएगा, तो कोई मतलब नहीं निकलेगा। ठीक है, अब है हमारा नेक्स्ट सबसेक्शन जो है सबसेक्शन 4। नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू एस्टेब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी टू रिकवर पोजेशन देयर ऑफ। इसमें कहा जा रहा है इस सेक्शन में, नथिंग इन दिस सेक्शन, ठीक है, इस सेक्शन में कोई भी चीज़ बार नहीं करेगी किसी भी व्यक्ति को सू करने से और अपना टाइटल इस्टेब्लिश करने से। मतलब मान लीजिए किसी का कोई पोजेशन था, ठीक है, अब उसको उससे डिस्पोजेश कर दिया गया, तो इस सेक्शन में आपको टाइटल इस्टेब्लिश करना ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति को डिस्पोजेस किया गया है, तो ये जो सेक्शन है अगर आप इसमें लेकर के आ रहे हो, तो ये आपको बार नहीं करता है कि आप इस सेक्शन में अगर सूट लेकर के आ गए तो आप अपना
टाइटल वहाँ पर इस्टेब्लिश नहीं कर सकते हो। आप किसी और सेक्शन में किसी और रेमेडी के थ्रू अपना टाइटल अच्छे से इस्टेब्लिश कर सकते हो, इसमें ये कहा जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन आ जाता है हमारा सेक्शन 7। सेक्शन 7 में क्या कहा जा रहा है, देखिए सेक्शन 7 में कहा जा रहा है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, अब ये क्या है, तो जो भी मूवेबल प्रॉपर्टीज होती हैं उनसे रिलेटेड कैसा क्या केस होगा उसके बारे में बात की जा रही है सेक्शन 7 में। इसमें कहा जा रहा है अ पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर हम पहली चीज़ देखें कि स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी का क्या मतलब होगा, और उसी प्रकार से हमने पहले देखा था कि स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी लिखा हुआ था। तो ये स्पेसिफिक टर्म का क्या मतलब, स्पेसिफिक टर्म का यहाँ पर ये मतलब है कि कोई भी प्रॉपर्टी है हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकें कि ये हमारी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो इसके लिए जो टर्म यूज़ हो रहा है उसको कहेंगे हम स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी या स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो भी व्यक्ति एंटाइटल है किसी स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए वो रिकवर कर सकता है जो भी मैनर सीपीसी में प्रोवाइड किया गया है उसके थ्रू। अब आता है एक्सप्लेनेशन 1 जिसमें कहा जा रहा है ट्रस्टी जो होता है जो एक प्रॉपर्टी होल्ड कर रहा है किसी बेनिफिशियरी के लिए वो भी सू कर सकता है इस सेक्शन के अंडर में फॉर द पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, किसके लिए, बेनिफिशियरी के इंटरेस्ट के लिए। अब आता है एक्सप्लेनेशन 2। एक्सप्लेनेशन 2 में बात की जा रही है अ स्पेशल और टेम्परेरी राइट टू द प्रेजेंट पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज सफिशिएंट टू सपोर्ट अ सूट अंडर दिस सेक्शन। इसमें कहा जा रहा है कि अगर कोई भी एक स्पेशल और टेम्परेरी राइट है जो कि पर्टिकुलर एक ऐसी प्रॉपर्टी में प्रेजेंट है, इसका सबसे अच्छा एग्जांपल अगर मैं दूं कि मेरा एक दोस्त है, ठीक है, और मेरे पास उसकी कोई बुक है, ठीक है, उसका ओनर कौन है, मेरा दोस्त है, लेकिन मेरे पास अभी प्रेजेंट में उसका एक स्पेसिफिक और टेम्परेरी राइट है उसको पोजेस करने का, क्योंकि मैंने उससे बोरो की है वो बुक। तो अगर मेरे से वो कोई डिस्पोजेस कर दे मुझे उस प्रॉपर्टी से, तो ये क्या होगा, मेरे पास एक पर्टिकुलर राइट था उस टाइम पर उसको होल्ड करने का। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीज़ सपोर्ट करने के लिए काफ़ी है कि मेरे पास एक टेम्परेरी राइट था उसको होल्ड करने का। ठीक है, अब आता है नेक्स्ट सबसेक्शन। नेक्स्ट सबसेक्शन क्या है, सबसेक्शन 8, सॉरी सेक्शन 8। सेक्शन 8 में बात की जा रही है लाइबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजेशन नॉट एज ओनर टू डिलीवर टू पर्सन एंटाइटल टू इमीडिएट पोजेशन। तो इसमें लाइबिलिटी बताई जा रही है, ठीक है, किसकी, जो भी व्यक्ति उस प्रॉपर्टी के पोजेशन में जो ओनर नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको वो डिलीवर करनी पड़ेगी वो प्रॉपर्टी, बस इतनी सी बात है। अब आता है इसमें कि इस सेक्शन में कहा क्या जा रहा है, देखिए एनी पर्सन हैविंग द पोजेशन और कंट्रोल ऑफ पर्टिकुलर आर्टिकल ऑफ द मूवेबल प्रॉपर्टी, जिस भी व्यक्ति के पास मूवेबल प्रॉपर्टी पोजेशन में है या फिर कंट्रोल में है कोई भी ऐसा वस्तु, ठीक है, ऑफ विच ही इज़ नॉट द ओनर, जिसका वो ओनर नहीं है। जैसे कि मेरा दोस्त था, मेरे दोस्त की बुक मेरे पास थी, अभी मैंने एग्जांपल दिया था, मतलब मैं हूँ जो जो पोजेशन में है उस बुक के, ठीक है, मे बी कंपेल्ड स्पेसिफिकली टू डिलीवर इट टू द पर्सन एंटाइटल्ड टू इट्स इमीडिएट पोजेशन इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केस। तो इसमें कहा जा रहा है कि मुझे, मतलब उस व्यक्ति को जिसके पास वो पोजेशन है उसको कंपेल किया जा सकता है इमीडिएट पोजेशन वापस करने के लिए। ठीक है, मतलब मुझे कहा जा सकता है कि मैं अपने दोस्त को इमीडिएट पोजेशन वापस करूं इन पर्टिकुलर केसेस में जो नीचे बताए गए हैं, ABCD सारे वो केसेस। ठीक है, तो अगर अब हम इनको देखें कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अब आता है क्लॉज ए जिसमें कहा जा रहा है व्हेन द थिंग क्लेम्ड इज हेल्ड बाय द डिफेंडेंट एज द एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द प्लेंटिफ। तो जो भी प्लेंटिफ है उसका कोई एजेंट या ट्रस्टी है, वो वहाँ पर कोई भी वस्तु है जिसको एज अ एजेंट या ट्रस्टी होल्ड कर रहा है। ठीक है, तो अगर प्लेंटिफ के द्वारा मांगा जाता है तो उसको वापस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्लॉज बी, when the compensation in money would not afford the plaintiff adequate relief for the loss of the things। अगर आप कंपनसेशन देते भी हो तो वो वहाँ पर
जो भी उसका नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नहीं कर पा रहा है, ऐसा अगर कोई नुकसान हो गया है तो कहा जाएगा कि आपको भाई वस्तु वापस करनी ही पड़ेगी, ठीक है। मान लीजिए कि वो मेरे लिए इतनी ज़्यादा कीमती थी वो वस्तु कि उसके सामने कोई भी कंपनसेशन कुछ भी मेरे लिए मायने नहीं रखता है, ऐसी कोई वस्तु है मेरे लिए, ठीक है, जिससे मेरे सेंटिमेंट जुड़े हुए हैं, ऐसा कुछ है, ठीक है। तो उस केस में भी ये लागू हो जाएगा। अब आता है क्लॉज सी, जिसमें कहा जा रहा है व्हेन इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असरटेन द एक्चुअल डैमेज कॉज्ड बाय इट्स लॉस। मान लीजिए कोई ऐसा लॉस हुआ है जिसका आपको एस्टिमेट निकालना बहुत मुश्किल है। आपके लिए वो ऐसी वस्तु थी जिसकी वैल्यू निकाल पाना या जिसकी वैल्यू लगा पाना बहुत मुश्किल है। मान लीजिए आपके पास आपके दादाजी या किसी ऐसे व्यक्ति की जो अब नहीं रहे हैं, उनकी कोई वस्तु थी, अब उसकी वैल्यू आपके लिए निकाल पाना बहुत मुश्किल है। आपके इमोशन जुड़े हुए हैं, आपके फीलिंग्स हैं उसके साथ में, और उसका जो लॉस हुआ है आप उसको नहीं एस्टिमेट कर सकते हो, ठीक है। तो उस केस में भी वो आप कंपेल कर सकते हो कि भाई मुझे वापस करो, मुझे वही अपनी चीज़ ही चाहिए। अब आता है लास्ट, डी में कहा जा रहा है व्हेन द पोजेशन ऑफ द थिंग इज क्लेम्ड हैज़ बीन रॉन्गफुली ट्रांसफर्ड फ्रॉम द प्लेंटिफ। जब प्लेंटिफ से रॉन्गफुली ट्रांसफ़र हो गई है तो वहाँ पर भी कंपेल किया जा सकता है। अब आता है एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन में कहा जा रहा है, देखिए, unless and until contrary is proved, the court shall, in respect of any article of movable property claimed under clause B और clause C, तो इसमें कहा जा रहा है जब तक कॉन्ट्ररी ना लिखा हो तब तक क्लॉज बी और क्लॉज सी में यहाँ पर जो भी चीज़ें लिखी हैं वहाँ प्रोज्यूम किया जाएगा। क्या प्रोज्यूम किया जाएगा? दो चीज़ें, दैट द कंपनसेशन इन मनी would not afford the plaintiff adequate relief for the loss of the thing as the case may be, कि जो कंपनसेशन है वो भाई अफोर्ड नहीं कर सकता जो उसका नुकसान हुआ है वो। और बी में कहा जा रहा है दैट इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू असर्टेन द एक्चुअल डैमेज, के एक्चुअल डैमेज नहीं पता लगाया जा सकता कि कितना हुआ है। इन दोनों चीज़ों को वहाँ पर प्रज्यूम किया जाएगा अनलेस एंड अनटिल आप ये वहाँ पर प्रूफ ना कर दो कि नहीं, आप कह रहे हो लेकिन इसका एस्टिमेट निकाला जा सकता है कि कितना नुकसान हुआ है, या फिर आप कह रहे हैं कंपनसेशन अफोर्ड नहीं कर सकता कि क्या नुकसान है, जबकि कंपनसेशन ऐसा अफोर्ड कर सकता है। अगर इसका आप प्रूफ दे देते हो तो वहाँ पर वो रिबट हो जाएगा, लेकिन तब तक ये प्रिजम्पशन वहाँ पर रहेगा। तो ये थे हमारे सेक्शन 8 तक के जो भी प्रोविज़न थे वो हमने कर लिए हैं इस वीडियो में। आपको कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ बताइएगा, और साथ-साथ में ये भी बताइए कि आपको वीडियोज़ कैसे लग रहे हैं, कोई डाउट है तो वो भी पूछ लीजिए। और इसके साथ-साथ में अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।